नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आशी एजुकेशन पर। तो चलिए हम आज की जो सीरीज है फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यहाँ पर आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इनमें से आंसर बताइएगा। तो आपको बता देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी इनमें से कोई नहीं थी। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पर इसकी जो भाषा थी वो क्या थी कि ये इसकी जो लिपि थी ये कि इसको क्या है, सिंधु लिपि बोलते हैं। इसकी जो लिपि है सिंधु लिपि बोलते हैं, सिंधु लिपि के नाम से जानते हैं, या सिंधु सरस्वती या फिर हड़प्पा लिपि के नाम से ही जाना जाता है, जो कि इनमें तीनों में से एक भी नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 9, 10 या 8? तो यहाँ पर सभी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, जो कि 10 हमारा राइट आंसर है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये हमारे 10 हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को आए तो ये हम बता दें कि ये ऋग्वेद है, ये हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? मोक्ष, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी? तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा पावापुरी, जो कि हमारा राइट आंसर है। महावीर स्वामी को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, कहाँ पर हुई है? ये हुई है पावापुरी में। अब यहाँ पर बात करें लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी में आपको पता है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। और ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि ये नेपाल में पड़ता है, पर ये गौतम बुद्ध के किससे संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था ये जन्म, लुम्बिनी में। और यहाँ पर कब हुआ था? जन्म की बात पूछे तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? पुरपाल, प्रतिहार, कर्णिक, अग्रहारिका? तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरपाल। पुरपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म कब हुआ था? जैसे कि हमने बताया था, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ था। तो और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। याद रखिए, उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पर ये किसके वंशज माने जाते हैं? ये जो बाबर है, ये किसका वंशज माना जाता है? ये माना जाता है तैमूर और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। चंगेज खान का वंशज माना जाता है। और इन्होंने, मैंने बताया था कि बाबर ने जो कुल आक्रमण कितने किए हैं भारत पर? ये कुल 5 आक्रमण किए हैं। पहला आक्रमण जो हुआ था ये हुआ था 1526 में। 1526 में किसका हुआ था? पानीपत का। और 1527 में हुआ था खानवा का, जो कि कल हमने क्वेश्चन भी किया था इसका एक। और 1528 में
1528 में हुआ था चंदेरी का, और 1529 में जो हुआ था ये घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। चलिए, ये बाबर के बारे में ये इतनी जानकारी काफ़ी है, तो बाबर से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था, कब घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की? तो ये हुई थी 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और फिर उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया था रद्द? तो ये हुआ था कब? 1911। 1911 में ये रद्द हुआ था। अब 1911 से संबंधित एक क्वेश्चन हमने बताया था, कल ही बताया था, क्या बताया था कि 1911 में जो राजधानी है हमारी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई थी। क्या हुई थी? कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। कब? 1911-12 में, 11 में दिल्ली। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1911 है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर, जो हमारा राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। अब यहीं पर बात करते हैं, ये तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको याद रखने हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और ये किसने की थी? A.O. हुम ने। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी याद रखना। चलिए, और जो जिसकी जो अध्यक्षता की थी, ये यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो ये मतलब किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो ये की थी कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिए, कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। और जो डब्ल्यू सी बनर्जी जो ये भी हैं, इनकी भी जो पहले अध्यक्ष बने थे, ये भी कोलकाता अधिवेशन में ही इनको अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया? भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया? देखिए, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को डाउट में आ रहा होगा, पर ये डाउट में कैसे आ रहा होगा ये समझ लीजिए कि इसमें जो भारत में जो होम रूल लीग जो चलाया था, शुरू किया था, वो चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है ये कौन प्रकाशित करते थे? तो यहाँ पर आपको बता दें, तो ये यंग इंडिया चलाते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यंग इंडिया और साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे, प्रकाशित करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड के बारे में आपको बता दें कि चौरा चौरी है कहाँ पर, ये बता दीजिए पहले। तो ये बता दें आपको, तो ये है यूपी में, जो कि गोरखपुर है, गोरखपुर जिला है उसके नज़दीक ही है, पड़ता है। अब ये घटना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, कुछ भारतीयों ने क्या किया था, कुछ भारतीयों ने पुलिस चौकी में क्या आग लगा दी थी, जहाँ पर कुल 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही घटना चौरा चौरी कांड कहलाती है। अब ये हुई कब थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय जिले की बात करेंगे तो ये कौन सा नहीं है?
तो ये है, देखिए आपको बता दें कि ये जो बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है और चूरू भी है, लेकिन यहाँ पर जो है कोटा मरुस्थलीय स्थल नहीं है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय स्थल कहाँ नहीं है, कोटा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये आपको सीधा सभी को पता है होना चाहिए। ये कहाँ है, केरल में। देखिए यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन 12 चल रहा है। यदि आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन के बटन को आप जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो या जो भी वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है हमारा डी, सबरीमाल कहाँ पर है, ये केरल में स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए भूमध्य रेखा, जो कि मैंने बताया था, भूमध्य रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, ये पृथ्वी, एक मान के चलते हैं ये हमारी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके जो बीच से जो बीच से जो लाइन जाती है, यानी कि जो अक्षांश रेखा होती है, इसको ही जो सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़ी मानी जाती है अक्षांश रेखा, तो ये अक्षांश रेखा, तो ये कहा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में, हिस्सों में बांटती है। तो इसके आसपास के क्षेत्र हो जाता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है हमारा हमारा भूमध्य रेखा वाला निकट, यानी कि इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा वाले, यानी उष्णकटिबंध। इसके आसपास वाले क्षेत्र जो कहते हैं वो उष्णकटिबंध वन कहलाते हैं। तो ये के बीच की जो रेखा है ये वाली, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है भूमध्य रेखा, इसी को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर जो इसके आसपास जो क्षेत्र होता है वो कौन सा है, ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए, और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य रहता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो किस नदी से जो इंदिरा गांधी नहर निकली है, राजस्थान में किस नदी से निकली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हमारा सतलज है, जो कि सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, देखिए सबसे पहले आपको बताओ, आप ये बताइए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कमेंट करिए आप। और देखिए अब यहाँ पर पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये है, इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी। क्या है, अनाई अना अनाईमुड़ी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो जो भारत की जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ये है डोडो बेटा। डोडो बेटा जो कि ऊंची सबसे भारत की, जो दक्षिण भारत की है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर अनाईमुड़ी की बात करें, अनाईमुड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, ये कहाँ पाई जाती है, ये है केरल में है, ये कहाँ पर है, ये केरल में है। तो इसकी लंबाई जो है कितनी है, 2695 मीटर। और ये डोडो बेटा की बात करेंगे तो ये है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो लंबाई है 2637 मीटर। तो दोनों की लंबाई हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाबार्ड, जो कि राइट आंसर है हमारा, ये हमारा ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, CRR क्या है? CRR क्या है? तो ये क्या है, तो एक आपको सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो CRR क्या है, यह एक नगदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है,
भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? यही टैक्स जो है, वाणिज्यिक टैक्स लगाता कौन लगाता है? तो ये लगाता है केंद्र सरकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। जो केंद्र सरकार है ये वाणिज्यिक कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो रुपए का जो चिन्ह है किसने डिजाइन किया था? देखिए, आपको बताएं कि जो डी उदित कुमार हैं, ये सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है, डी उदित कुमार हैं। इन्होंने भारत का जो जो चिन्ह है, मुद्रा का जो चिन्ह है, वो इन्होंने डिजाइन किया था। और ये कहाँ के थे? तो ये कौन थे? तो ये इनके बारे में बताएं। तो ये एक मुंबई आईटीआई के एक छात्र थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थे। इन्होंने ही ये डिजाइन किया था। बहुत ही कई लोगों ने ये मुद्रा को डिजाइन किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये हजारों करोड़ों की संख्या में इनका जो चिन्ह है इसको काफी पसंद किया गया। और फिर इसी को राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है रुपए वाला, वो इसको घोषित कर दिया गया। अब यही चिन्ह उस पर नोटों पर आता है। चलिए, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी उदय कुमार। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है अप्रैल 1969 से मार्च 1974। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही जाती है? तो इसका जो आंसर है, भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं प्रस्तावना को। राइट आंसर ये हो जाएगा प्रस्तावना। और ये मौलिक कर्तव्य, अब ये आपको बता दें कि जो इसमें मौलिक कर्तव्य ऑप्शन दिया हुआ है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे कुल कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हैं 11। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ये मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल 51 ए में। 51 ए में इनका वर्णन किया है। कुल कुल कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अब यहाँ पर कुछ 20 भी दिया हुआ है, अनुच्छेद 20 दिया है। 20 किस संबंधित है? तो ये कोई भी जो दोषी व्यक्ति होता है, दोष सिद्ध करने के लिए उसको ये अनुच्छेद, दोष सिद्धि के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया है। किसी अपराधी को अपना दोष सिद्ध करने के लिए ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान और ये सभी, यानी कि सभी आंसर हमारे राइट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से, ये होता है लोकसभा के प्रति, जो कि हमारा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ये निम्न सदन होता है। निम्न सदन होता है। निम्न सदन। लेकिन उच्च सदन किसे बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। उच्च सदन, उच्च सदन। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये थे सी राजगोपालाचारी, जो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है लॉर्ड माउंटबेटन की। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? ये थे प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय थे। वायसराय ये अंतिम थे और प्रथम क्या थे?
प्रथम थे गवर्नर जनरल जनरल और इनके बारे में आपको सभी को पता है कि ये क्या थे, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, प्रथम संविधान सभा के ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? पावर हाउस जो पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम है, इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए। और लाइसोसोम के क्या बोलते हैं? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके अध्ययन क्या बोलते हैं? इसके कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं साइटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिरोध का ओम है, वोल्ट विद्युत धारा का वोल्ट, तापमापी का कोर्किन, आर का कार्य का अर्ग। तो यहाँ पर बताइए जो गलत आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा वोल्ट का नहीं है मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये सभी को पता है। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगले क्वेश्चन है, अम्लराज में या एक्वारेजिया बोलते हैं जिसमें अम्ल को जिसमें सोना घुलता है, वह सांद्र यानी कि HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है बल का मात्रक? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट, जो कि बल का मात्रक नहीं है। देखिए तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।